दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक एवं रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन है भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या जेट उड़ान। तो सही उत्तर हो जाएगा जेट उड़ान। और आप देख लीजिए, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहा जाता है। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ये अवांछित ध्वनि मानव वर्ग में अशांति और बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई को डेसिबल कहा जाता है और ये नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया था। और आप जान लीजिए, इन विकल्पों में से जैसे भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत और जेट उड़ान में से जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। और आप जान लीजिए दोस्तों, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई या मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। और यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी होती है तो इसे मैक 2 कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है देखिए 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो सही उत्तर है, सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट जो है वो 20 डेसिबल के बराबर होती है। और आप जान लीजिए कि ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। इसे ये नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। उच्च तीव्रता की ध्वनि या अवांछित शोर जो हमारे वातावरण में अशांति उत्पन्न करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। और ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए जो इकाई होती है उसे डेसिबल कहते हैं। एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग और यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ध्वनि प्रदूषण या शोर से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों मृदा प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और आप जान लीजिए, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। और ये प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां मनुष्य और पशुओं में उत्पन्न करता है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों और जैवनाशकों के अवशेष भूमि और भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। और अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं और ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट पेयजल को प्रदूषित करता है, वहीं दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं और भूमि के जीवों पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैरियाथान, मेथिल पैराथियान और फोरेट और ट्राईएजोफास के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो उत्तर है कृषि में पीड़कनाशी के रूप में।
आप जान लीजिए दोस्तों, कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राईएजोफास आदि का प्रयोग पीड़कनाशी या कीटकनाशक पेस्टिसाइड के रूप में कृषि में किया जाता है। और इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसको देखते हुए पिछले वर्ष अनेक कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया था। आप जान लीजिए 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित किया था। इन 18 कीटनाशकों में क्रमशः 1 से 12 को तत्काल प्रभाव से और 6 को 31 दिसंबर 2020 से प्रतिबंधित किया गया। ये 18 कीटनाशी हैं बेनोमाइल, कार्बराइल, डाइजीनोन, फेनामिरोल और इसके अलावा फेंथियान, लिनुरान, मेथाक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मेथिल पैराथियान, थियोमेटान, ट्राइडेमार्फ और ट्राइफ्लोरेन, अलाक्लोर, डाइक्लोरवास, फोरेट, फास्मिडान, ट्राईएजोफास और ट्राइक्लोरफान, ये सभी 18 कीटनाशक हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। और दूसरा है कि मवेशी जो हैं पशु पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। और तीसरा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो इनमें से कौन से सही हैं? तो आप जान लीजिए तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर जो आप यहाँ पर समझें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन प्रदूषण कैसे होता है। तो कृषि मृदाओं में कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग किया जाता है, तो पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है और क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में ये निर्मुक्त होते हैं। मवेशी अपशिष्ट से अमोनिया उत्पन्न होता है और कुक्कुट अपशिष्ट से अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं और इससे नाइट्रोजन प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आप जान लीजिए फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेरफेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन लिया जा सके, ये फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के जो लाभ हैं वो उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, पोषक तत्वों और नमी का संतुलन बना रहता है, दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है, भूमि में जैव पदार्थ की पर्याप्तता हो जाती है, खरपतवार और कीटों तथा रोगों का नियंत्रण होता है। इसके अलावा दोस्तों फसलों की अधिक पैदावार, फसल उत्पादनों की गुणवत्ता में वृद्धि और उपलब्ध संसाधनों का क्षमतापूर्ण उपयोग होता है। अब आइए देखते हैं प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं। तो सही उत्तर है क्योंकि ये पॉलीमर से बनी होती हैं। और आप जान लीजिए पॉलीथीन मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। ये एथिलीन यानी C2H4 का पॉलीमर यानी बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारक बनती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती है? गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ या प्लास्टिक? तो सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अब अक्षयकारी प्रदूषक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं या इनकी विघटन की क्रिया कम होती है अतः वातावरण में ये एकत्र रहकर इसे प्रदूषित करते हैं और अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अन्य जैसे गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म या फिर प्लास्टिक का थैला? तो सही उत्तर है प्लास्टिक का थैला।
आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में सर्वाधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ जो होते हैं, जो कि मृदा प्रदूषण के साथ वातावरण को भी प्रदूषित करता है। अब आइए दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण और गैसीय प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक रिसाव की घटना कहते हैं, ये कब हुई थी? तो सही उत्तर है 3 दिसंबर 1984 को। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को प्रातः एक भयानक दुर्घटना हुई जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये दुर्घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुई थी। अगला है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में से जो गैस रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको शॉर्ट में MIC कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से भोपाल में बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? तो चेरनोबिल एक नाभिकीय दुर्घटना थी और 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई और मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति मारे गए। और विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है और ये विकिरण जीवों के ऊतकों और अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करता है। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला है कि ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये सही नहीं है। ये रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है और कैंसर पैदा करता है। तो 1, 3 और 4 आपका सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण के संबंध में। दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु और पौधों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? तो सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है, क्योंकि विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी और तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है और इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसको ही थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जैव उपचार या जैव उपचारण बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण कहलाता है। इसको आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म जीवों के प्रयोग के द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषण पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को बायो रेमेडिएशन कहते हैं। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है और ये जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैवोपचार का प्रयोग सतही जल, भूमिगत जल और मृदा आदि को साफ करने में होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना में उपयोगी सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण या बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, इसमें आपको बताना है।
तो पहला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, बिल्कुल सही है। और कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। और तीसरा है, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो 1 और 3 आपके सही हैं, देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग के द्वारा आप जान लीजिए कि पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया को बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ये प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन करके प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। लेकिन कई प्रकार की भारी धातुओं से युक्त प्रदूषकों को जैवोपचारण विधि द्वारा नहीं उपचारित किया जा सकता। जैसे कैडमियम और लेड जैसे भारी धातुओं से युक्त किसी प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा पूरी तरह उपचारित नहीं किया जा सकता है। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे सुपरबग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा निर्मित किया गया है और समुद्र में फैले ऑयल स्पिल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयल जैपर किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है, तेलीय पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार के लिए पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को आयल जैपर कहते हैं। दोस्तों, आयल जैपर जो है वो जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीक है। ये तेलीय पंख और बिखरे हुए तेलों के उपचार के लिए पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रौद्योगिकी है, जिसका विकास टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। अगस्त 2010 में मुंबई के तटीय क्षेत्र में यमवी खलीजिया और MSC चित्रा नामक पोतों की टक्कर में बिखरे तेल को साफ करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। और आप जान लीजिए, आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है और ये 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं और उनको हानिरहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर देते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रदूषण और उनसे संबंधित रोग, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? कापर, लेड, कैडमियम या मरकरी? तो सही उत्तर है लेड, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड या शीशा का प्रयोग किया जाता है और धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्रगलन इकाइयाँ, पेन, कलम और पेंसिल, पेंट, केश तेल और प्रसाधन सामग्रियाँ। तो सही उत्तर है प्रगलन इकाइयाँ और पेंट। 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोतों में प्रगलन इकाइयाँ और पेंट हैं। घरों में पुताई के लिए किए जाने वाले पेंट में शीशे की मात्रा असुरक्षित स्तर तक हो सकती है। दीवारों को छूने, पेंट की हुई चीज़ों और अन्य वस्तुओं के संपर्क में आने से लोग शीशे के संपर्क में आ जाते हैं और शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया, जिंक और कार्बन को गलाने वाली इकाइयाँ भी शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा मिनीमाटा बीमारी सही सुमेलित है। देखिए, पारा मिनीमाटा सही है। कैडमियम इटाई ये भी सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम सही है। फ्लोराइड आयन से अपच ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों फ्लोराइड आयन की अधिकता से दांतों की बीमारी होती है, जिसे फ्लोरोसिस कहते हैं, और इसमें दांतों का बाह्य आवरण या इनेमल प्रभावित होता है और दांतों में पीलापन आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें उपभुक्त पदार्थ और संभावित अवांछनीय या विवादास्पद रसायन। तो यहाँ पर आप देखिए, लिपस्टिक, शीशा, शीतल पेय, ब्रोमीनित वनस्पति तेल, और देखिए चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं।
ये तीनों ही आपके सही हैं। आप देखिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी लिपस्टिक, लिपस्टिक मोम, तेल प्रतिऑक्सीकारक और प्रशामक इत्यादि से युक्त होती है। इसमें लेड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। इसे चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। एस्बेस्टस धूल फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा जो है दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा से आप बताइए क्या होता है। तो एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को प्रभावित करता है, सीसा मस्तिष्क को, पारा उदर को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रदूषकों और उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, ये कोशिकीय श्वसन को बाधित करता है, हृदय लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कैंसर के कारक हैं और धूल कण श्वास संबंधी रोग और शीशा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो सीधे सीधे 1 2 3 4 आपके सुमेलित हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है 1 2 3 4। ये चारों ही आपके सही हैं क्योंकि ये जो प्रदूषक हैं ये भारत में इस्पात उद्योग द्वारा जो है निःसृत किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप क्या होता है। ये आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी या विषाणु। तो सही उत्तर है याद रखिएगा एफ्लाटॉक्सिन ये फफूंदी के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दे और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का प्रयोग किया जाता है जिनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है। पहला है दोस्तों उसमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। दूसरा है वो मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। तो दोस्तों 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए पर्यावरण के प्रति निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को पाप्स यानी प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण कहते हैं। इसका सबसे बड़ा दुर्गुण ये है कि ये काफ़ी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले यौगिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनमें मानव और पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता होती है और अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। तो उत्तर है 5 माइक्रोन से कम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है क्यों। तो पहला है आप देखिए ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं और जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है वो खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, सही है। और तीसरा है वे मुक्त मूलक उत्पादन को भी मोचित कर सकते हैं। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, 1 2 3 सही हैं। अब आइए प्रदूषण से संबंधित विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है। एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक या मल। तो सही उत्तर है मल जो है वो जैवीय रूप से अपघटित होता है, अन्य नहीं।
अगला है दोस्तों, वर्ष 2012 के जनवरी माह में कौन मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना था? तो ये था ला नीना। और ला नीना मौसमी कारक है जो प्रशांत महासागर में हवाओं को बर्फीला बना देता है। इसके कारण ही जनवरी 2022 में उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ी थी। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है आर्जीमोन के बीज। और आप जान लीजिए, सरसों के बीजों में आर्जीमोन के बीज मिला दिए जाते हैं। आर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है, जो कि मानव स्वास्थ्य और उसके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी में। दोस्तों, ठोस अपशिष्टों के निपटान की नवीन पर्यावरण मित्र तकनीक ताप अपघटन यानी पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसीकरण यानी प्लाज्मा गैसिफिकेशन, जो प्लाज्मा के तापीय रासायनिक गुणों का उपयोग करते हुए अत्यंत उच्च ताप यानी 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर अपशिष्ट पदार्थों को साधारण अणुओं में बदल देने की तकनीक प्लाज्मा पायरोलिसिस कहलाती है। प्लाज्मा जो है गैसिफिकेशन तकनीक में 704 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर अपशिष्ट पदार्थों को गैस यानी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में परिवर्तित कर दिया जाता है और इन गैसों को ऊर्जा के रूप में भी उपभोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कौन उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? तो ये तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये तीनों, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये सभी उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट में से कोयला दहन से निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अम्ल वर्षा, तो सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। इसके अलावा प्रकाश रासायनिक धुंध जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेजी से करता है और ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 3 4 2 3 4 2 और 1। यहाँ पर देखिए 3 4 2 और 1, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? तो सही उत्तर है ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011 में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रॉनिकली पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि, निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो सही उत्तर है R2 का जो है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग होता है इसका फुल फॉर्म, और ये इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार उपलब्ध करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित CNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है। तो HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है, तो ये सही नहीं है। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जनों को कम करती है, बिल्कुल सही है। और बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन ये जो 3 है ये भी सही है। CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है, ये आपका सही नहीं है। 2 और 3 आपके सही कथन हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चाप मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। समझते हैं दोस्तों, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीक पश्चाप मेघ विरलन तकनीक है। पश्चाप मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल हैं जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं और इन मेघों पर बिस्मथ ट्राई आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने के फलस्वरूप उनकी ऊष्मा अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है, जिससे भौमिक विकिरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगता है और इस तरह भूमंडलीय तापन कम हो जाएगा। और इसी प्रकार एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिकी तकनीक के तहत समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय या एरोसेल का छिड़काव है, जिससे एक परत बन जाएगी जो सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में परिवर्तित कर देगी, जिससे पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगा और इस तरह वैश्विक तापन कम होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। इसमें हमने ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक और रेडियोधर्मी प्रदूषण तथा प्रदूषण से होने वाली मानव व्याधियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।